हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन आंसर्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, या फिर कहे तो प्रश्नों के माध्यम से हम आलोचना की चर्चा करेंगे। ठीक है, आलोचना विधा की चर्चा करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। निम्न में से कौन मार्क्सवादी समीक्षक है? तो रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक रहे। इनकी कुछ अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, जैसे प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला। इसके अलावा प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद और उनका युग, ये सभी रामविलास शर्मा द्वारा रचित उनकी आलोचनात्मक कृतियां रहीं। आगे देखेंगे। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? उपनिवेश में स्त्री की लेखिका रही प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री नामक रचना की लेखिका रही प्रभा खेतान। आगे देखते हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन रहे? निराला की साहित्य साधना के लेखक रहे रामविलास शर्मा जी। ये 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। निराला की साहित्य साधना नामक रचना 3 खंडों में, इसके 3 भाग है कहे तो, रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। तीनों भाग का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? जैसे पहला भाग 1969, दूसरा 1972 तथा तीसरा 1976। ठीक है। इनकी कुछ अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ रही महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने पहले ही क्वेश्चन में कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ भी बताई रामविलास शर्मा की, जैसे प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला। इसके अलावा प्रेमचंद और उनका युग। ठीक है, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन किसका है? महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन ममता कालिया द्वारा है, कहा गया है। ठीक है, यह ममता कालिया का कथन है। आगे देखेंगे। साहित्य लोचन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? साहित्य लोचन के रचयिता रहे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के कुछ अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, जैसे भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। इसके अलावा हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूपक रहस्य, रूपक रहस्य। ठीक है, इसके अलावा भाषा रहस्य, भाषा रहस्य। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। किनके द्वारा रचित? तो श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित। रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य। आगे देखेंगे। निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफ़र में 3 हमसफ़र कौन है? कथा समय में 3 हमसफ़र किनकी कृति है? निर्मला जैन की। इसमें जो 3 हमसफ़र की बात की जा रही है, ये तीनों हमसफ़र कौन रहे? कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और उषा प्रियमवदा। कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और उषा प्रियमवदा। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, जैसे आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएँ, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएँ। इसके अलावा रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र। इसके अलावा हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, हिंदी
आलोचना, ठीक है, आलोचना की 20वीं सदी, यहाँ पे हो जाएगा 20वीं सदी, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। आगे देखेंगे। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न इनमें से किस कवि को स्थान, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्न में से किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी नवरत्न में 9 कवियों की चर्चा की गई है, या फिर कहे तो 9 कवियों को स्थान दिया गया है। तो निम्न में से कौन से कवि है जिनको हिंदी नवरत्न नामक आलोचनात्मक ग्रंथ में स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी नवरत्न नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किनके द्वारा रचित है, तो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है, ठीक है, मिश्र बंधु द्वारा रचित है। तो इसमें जायसी को, मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं दिया गया है। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की थी। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो या फिर रचना काल क्या रहा, 1910 ईस्वी। इसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया है। कौन कौन से वे कवि रहे, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, इसके अलावा महाकवि देवदत्त या फिर कहें तो देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, कबीरदास, महाकवि चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये 9 रचनाकार थे जिनको हिंदी नवरत्न में स्थान दिया गया। आगे देखेंगे। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष क्या रहा। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष क्या रहा, 1961। इसके रचयिता कौन रहे, मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता रहे कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन रहे, मुक्तिबोध, ठीक है। मुक्तिबोध की कुछ अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृति है, जैसे नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये एक ही है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। दूसरा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। आगे देखेंगे। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है नेमीचंद्र जैन ने। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया नेमीचंद्र जैन ने। नेमीचंद्र जैन प्रमुख प्रगतिवादी या फिर कहें तो मार्क्सवादी आलोचक रहे। नेमीचंद्र जैन एक प्रगतिवादी या फिर कहें तो मार्क्सवादी आलोचक रहे। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जैसे अधूरे साक्षात्कार। नेमीचंद्र जैन की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, भारतीय नाट्य परंपरा, इसके अलावा रंग परंपरा, ठीक है। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, भारतीय नाट्य परंपरा, इसके अलावा रंग परंपरा, ये सभी नेमीचंद्र जैन द्वारा रचित उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ रहीं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है। सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है, तो नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यातित किया। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद को सर्वप्रथम मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यातित किया। किसने, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। किस युग को, तो छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यातित किया नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नंद दुलारे वाजपेयी जी के प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, इसके अलावा आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, ठीक है, रस सिद्धांत। ये सभी रचनाएं किनके द्वारा रचित है, तो
नंदुलारे वाजपेयी द्वारा। फिर से एक बार बता दे रही हूँ, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य महाकवि सूरदास, इसके अलावा रस सिद्धांत। रंग दर्शन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो नेमी चंद्र जैन। रंग दर्शन नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता रहे नेमी चंद्र जैन। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, रंग परंपरा, बदलते, एक बार लिख दे रही हूँ मैं, बदलते परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य, इसके अलावा रंग परंपरा, भारतीय नाट्य परंपरा इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, हमें इसमें असंगत को चुनना है, जो कि यहाँ पे गलत है उसे। देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये सही है तीनों ही, परंतु देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा की रचना नहीं बल्कि यह कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है यह। देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा की रचना नहीं बल्कि यह कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। आगे देखेंगे, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार रामविलास शर्मा जी ने माना है। रामविलास शर्मा जी की कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरीशचंद्र, निराला की साहित्य साधना इत्यादि। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक निम्न में से कौन है? हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक निम्न में से है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह की कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं, जैसे छायावाद, इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इसके अलावा कहानी नई कहानी, ये सभी आलोचनाएं डॉक्टर नामवर सिंह जी द्वारा रचित है। आगे देखेंगे, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है? प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है? तो यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में यह कथन कहा गया है, किसके द्वारा? तो शुक्ल जी के द्वारा यह कथन कहा गया है। किनके विषय में? किनके विषय में? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विषय में कहा गया है। आगे देखते हैं, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में यह कथन लिखा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति यह कथन है, किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक पुस्तक में यह कथन कहा है। आगे देखेंगे, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन है बच्चन सिंह का। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही
मुक्तिबोध ने अंधेरे में नामक कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ अधिक बढ़ी चढ़ी है, यह कथन किसका है? आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाबू गुलाब राय का। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? तो श्याम सुंदर दास को भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया, ऐसा माना जाता है। इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाएं रही, जैसे साहित्य लोचन, साहित्य लोचन, साहित्य लोचन। इसके अलावा भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, आगे देखेंगे। किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है? किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है। मुक्तिबोध के प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या था? मुक्तिबोध के प्रतिबंधित पुस्तक का नाम रहा भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा ने लिखा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है। आगे देखते हैं। किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित कविता चांद में प्रकाशित हुआ? किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा? प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा है? भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा जी ने ही लिखा है इस रचना को भी, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।